नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम उपन्यास धारा पढ़ रहे हैं और जो हमने 150 दिन में हिंदी साहित्य का लक्ष्य रखा है उसी सिलसिले में हम उपन्यास धारा अभी गद्य की उपन्यास धारा पढ़ रहे हैं। जो विद्यार्थी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, 150 दिन का शेड्यूल टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है और टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन आपके साथ इस वीडियो के नीचे मौजूद है। कल हमने जो महाभोज पढ़ा उसके महत्वपूर्ण जो संवेदना पक्ष वाला जो टॉपिक था उसको पढ़ा और उसके नामकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो वाला टॉपिक पढ़ा था। महाभोज तुलनात्मक रूप से एक छोटा उपन्यास है, इसलिए ये इसके जो टॉपिक्स हैं वो भी थोड़े कम टॉपिक्स हमें देखने को मिलेंगे। तो आज हम बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं महाभोज के वो टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज शुक्रवार है और शनिवार और इतवार अगले जो 2 दिन हैं उन दोनों दिन में आप इस पूरे उपन्यास का जो हमने पढ़ा है, शुरू से कहानी खंड हमने ख़त्म किया था, उसके बाद जो उपन्यास खंड हमने ख़त्म किया है उसका आप पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक मैं आज आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ जो आपको स्वयं से तैयार करना है। वो टॉपिक है मन्नू भंडारी के प्रमुख उपन्यास। पेपर 1 में मैंने प्रमुख उपन्यासकारों के अन्य उपन्यासों को आपको डिटेल में बताया है। मन्नू भंडारी का उपन्यास आप स्वयं से तैयार करेंगे। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मैलांचल की भाषा शैली, चरित्र योजना, महाभोज की भाषा शैली और महाभोज में नाट्यता। छोटे छोटे 3 टॉपिक है जो हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एक करके ये टॉपिक्स करते हैं। पहला जो टॉपिक है वह है महाभोज की चरित्र योजना। अब देखिए, हमने 3 उपन्यासों की चरित्र योजनाएं पढ़ ली हैं। अब आपको कम से कम डायमेंशंस तो क्लियर होनी चाहिए, बस उन डायमेंशंस पे महाभोज के बिंदुओं का आपको पता होना चाहिए। क्या क्या हम चरित्र योजना में देखते हैं। पहला, चरित्रों की संख्या कितनी है और अगर कम है ज़्यादा है तो वह कथानक के अनुरूप है कि नहीं है। चरित्रों का अनुपातिक महत्व किस प्रकार दिया गया है। चरित्र का स्वाभाविक जीवन के नज़दीक है कि नहीं है, या काल्पनिक चरित्रों को घटा गया है, या तिलिस्मिक किस्म के चरित्रों को घटा गया है, या स्वाभाविक चरित्रों को घटा गया है। इसके बाद चरित्रों को स्वतंत्र होने के लिए कितनी परिस्थितियां जुटाई गई हैं, या स्वतंत्र रूप से चरित्रों का विकास हुआ है कि नहीं है, और चरित्रों का वर्णन किस शैली में किया गया है। ये और भी डायमेंशन होती हैं, पर ये महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं जो चरित्र योजना में आपको कवर करनी ही होती हैं। पहला देखें कि संख्या के बारे में, तो वही है कि यहाँ पर भी कथानक के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा न तो संख्या जुटाई गई है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं जुटाई गई है चरित्रों की, एक सही अनुपात में चरित्रों को रखा गया है, या इतने कम चरित्र भी नहीं रखे गए हैं कि कथानक विरल या अमूर्त लगे। उसके बाद चरित्रों का अनुपातिक महत्व बिल्कुल दिया गया है। जो इसके मुख्य चरित्र हैं जैसे दास साहब, मिस्टर सक्सेना, बिंदा, इनको अनुपातिक रूप से अधिक महत्व दिया गया है, और कुछ गौण चरित्र हैं जैसे महेश, हीरा, गणेशी, उनको रचना में स्थान कम मिला है। चरित्रों में कसाव बना रहता है, कोई बिखराव देखने को नहीं मिलता। चरित्र भी यहाँ पर स्वाभाविक नज़र आते हैं। ये न केवल अच्छे या केवल बुरे ऐसे चरित्र नहीं हैं, बल्कि अच्छाई और बुराई के प्रतीक हैं, उनके संघात से उत्पन्न हुए चरित्र हैं। जैसे मिस्टर सक्सेना परिस्थितियों के घात प्रतिघात से ही उनके चरित्र का निर्माण हुआ है। फिर है पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई है कि नहीं दी गई है। तो मन्नू भंडारी पर भी मार्क्सवाद का प्रभाव था। ऐसा अनुमान था कि भाई उनके चरित्रों पर वैचारिक आक्षेप देखने को मिले, लेकिन मन्नू भंडारी ने इसको बहुत ध्यान से रखा है और उसे लेखिका के हाथ की कठपुतली नहीं बनने दिया गया है। चरित्रों के कार्य बाह्य परिस्थितियों व मनस्थितियों के कारण कार्य कारण की श्रृंखला से ही जुड़े नजर आते हैं। अंत में जो मिस्टर सक्सेना का व्यक्तित्वांतरण हुआ है उसके लिए भी पर्याप्त परिस्थितियां पहले ही जुटाई गई हैं। चरित्रों के वर्णन के लिए विभिन्न शैलियाँ लगभग सभी प्रयोग में लाई गई हैं कि चरित्र खुद अपनी विशेषताएं बताए, एक चरित्र दूसरे चरित्र की विशेषताएं बताए, स्थिति के माध्यम से चरित्रों की विशेषताओं का पता लगे, विशेष स्थिति में चरित्र की मन स्थिति का उद्घाटन किया जाए तो पता लगे कि क्या है। ठीक है,
तो अधिकांश जो चरित्र जो विवरण की जो योजना है वो ये है कि अधिकतर चरित्रों को लेखिका ने स्वयं ही उनकी विशेषताओं को बताया है। सूत्रधार के रूप में वे खुद उपस्थित होती हैं। जैसे बात को अपने मन के होने वाली उथल पुथल से काटकर भी किया जा सकता है, यह गुर कोई दास साहब से सीखे। तो दास साहब के चरित्र की विशेषताएं लेखकीय हस्तक्षेप के रूप में मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा चरित्र योजना का टॉपिक था। अगला है भाषा शैली। महाभोज की भाषा शैली कैसी है? भाषा शैली हमने देखी थी, जैसे मैला अंचल की आंचलिक भाषा शैली है, दिव्या की तत्सम प्रधान भाषा शैली देखने को मिली थी, प्रेमचंद की हिंदुस्तानी भाषा शैली देखने को मिली थी। इसी प्रकार महाभोज की भाषा शैली हमें देखनी है। भाषा शैली शिल्प का प्राण तत्व है। जो कोई भी रचनाकार अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करना चाहता है, और वह भाषा ही है जो पाठक और रचयिता दोनों के मध्य का एक सेतु का काम करती है। यही कारण है कि अधिकार समर्थ लेखक जो हैं वो भाषा में निहित शक्तियों को उभारने पर काफ़ी ध्यान देते हैं। अब मन्नू भंडारी की जो महाभोज उपन्यास है उस पर भाषा शैली पर कई स्तर पर प्रयोगशीलता देखने को मिलती है। महाभोज वह रचना है जो जनजीवन के अत्यंत निकट रचना है, इसलिए इसमें तत्सम शब्दों का कम प्रयोग देखने को मिलेगा। तद्भव और देशज शब्दों का अनुपात ज़्यादा है। शब्दावली के चयन में भी उन्होंने पात्रों की सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखा है और बहुत बारीकी से रखा है। जैसे दास साहब महेश तत्समी शब्द का प्रयोग करते हैं, हीरा गणेशी तद्भव शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं वो बिल्कुल देशज शैली का भी प्रयोग करते हैं। जैसे दास साहब का कथन देखिए, दिस इज़ ए क्लियर केस ऑफ सुसाइड। तो दास साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, इंग्लिश शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। देशज शैली का देखिए, कबो कबो तो रात भर छटपट करे सरकार। ये जो बिल्कुल देहाती किस्म की जो भाषा है, ग्रामीण अंचल में जो बोले जाने वाली भाषा है, उसका प्रयोग किया गया है। तद्भव शैली का भी प्रयोग किया गया है। ये ससुरे सीना तान कर आंख में आंख गाड़ कर बात करते हैं, जोरावर का कथन है। ठीक है, तो हर तरीके का पृष्ठभूमि के अनुसार इन्होंने भाषा शैली का प्रयोग किया है। सूत्र शैली का भी प्रयोग किया गया है। इन्होंने सूत्र शैली का मतलब है कि कुछ शब्दों में ही बहुत ही गहन गूढ़ विचारों को कह जाना। जैसे आवेश राजनीति का दुश्मन है, कुर्सी और इंसानियत में बैर है, मरे और सोए आदमी में इतना ही अंतर होता है, भला बस एक सांस की डोरी। तो ये सूत्र वाक्यों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। बाकी व्यंग्य क्षमता देखने को मिलेगी, मुहावरे लोकोक्ति देखने को मिलेगी, और प्रतीकों और बिंबों का भी प्रयोग देखने को मिलेगा। जैसे लावारिश लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रतीकात्मकता भी है और एक बिंब सृजित करने का कोशिश किया गया है। तो ये विशेषताएं हैं महाभोज की भाषा शैली की। फिर हम बात करेंगे महाभोज में नाटकीयता का क्या गुण देखने को मिलता है। नाटकीयता का पहली चीज़ ये होती है कि द्वंद्वात्मक कथानक जब होता है, अच्छाई बुराई का कथानक होता है, मतलब दो विपरीतार्थक भावों का में जब द्वंद्व होता है तो वहाँ पे नाटकीयता का जन्म होता है। तो नाटकीयता नाटक का आंतरिक गुण है जिसका प्रयोग समर्थ रचनाकार अन्य विधाओं में भी करते हैं। मनु भंडारी फिल्मों व टेलीविज़न धारावाहिकों की समर्थ लेखिका रही हैं, तो इनके जो रचनाएं हैं उसमें नाटकीयता स्वाभाविक रूप से ही देखने को मिलती है। महाभोज उपन्यास के रूप में जितना सफल हुआ है उतना ही इसका नाट्य रूपांतरण भी रंगमंच की दुनिया में परचम फहराया है। अब देखिए कहाँ कहाँ नाटकीयता देखने को मिलती है। शुरुआत से ही नाटकीयता है। नाटक की शुरुआत ही नाटकीय प्रसंग के रूप में होती है, सस्पेंस के रूप में होती है। लावारिश लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं। फिर दृश्य योजना इन्होंने बताई है, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी है कि अगर इसको नाटक के रूप में देखा जाए तो दृश्य योजना की आवश्यकता पड़ती है कि कैसा दृश्य दिख रहा है। तो जैसे शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दास साहब अपने निजी कमरे के एक कोने में अकेले बैठे हैं, मौन और गंभीर। तो ये दृश्य योजना इन्होंने स्वयं ही बताई है। पात्रों की मुद्राओं का भी अंकन किया है, जैसे आवेश के मारे मुंह से थूक की छोटी छोटी फुहारें छूटने लगी लखन के, और सांवला चेहरा एकदम बैंगनी हो उठा। तो पात्रों के भावावेश
या उनकी जो मुद्राएं हैं उसका वर्णन भी देखने को मिलता है। नाटक जो है पूरा संवादों से आगे बढ़ता है। एक दूसरे के चरित्रों के जो संवाद है वो नाटक की कथा को आगे बढ़ाते हैं। उसी प्रकार महाभोज में भी संवादों की प्रधानता देखने को मिलती है। द्वंद्व योजना जो मैंने आपको शुरू में ही बताई, नाटक की कथा विभिन्न पात्रों के संघर्ष के माध्यम से विकसित होते हैं। यहाँ पर भी दास साहब और सुकुल बाबू सक्सेना के चरित्र, ये सब द्वंद्वात्मक योजना का विधान पर ही लिखे गए हैं। अंत में जो सक्सेना का व्यक्तित्वांतरण के साथ जो अंत होता है वो भी नाटकीय अंत कहा जा सकता है। तो ये सब विशेषताएं देख लें तो महाभोज में पर्याप्त रूप से नाटकीयता मौजूद है। तो ये वाला हमारा जो टॉपिक हुआ वो नाटकीयता का हुआ, और ये मैं कहूँ कि महाभोज का भी आखिरी टॉपिक, एक टॉपिक मैंने आपको खुद को तैयार करने के लिए दिया है, तो लगभग टॉपिक्स हम अब इसके तैयार कर चुके हैं। यहाँ पर महाभोज का अंत होता है और महाभोज के साथ साथ उपन्यास का जो पूरा खंड है, जो आज से लगभग 2 सप्ताह पहले हमने शुरू किया था, वो आज समाप्त होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इसको पैरेलली चलाया होगा। इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पे आपने बाकी टॉपिक्स को कर लिया है। प्रश्नोत्तर जरूर करते रहिए। प्रश्नोत्तर अभ्यास ही आपको अंतिम परीक्षा में सबसे ज़्यादा सहायता करेगा और सफल बनाएगा। तो अब कल और परसों रेस्ट कीजिए या रिवीजन कीजिए, और उसके बाद में नए खंड हम हिंदी नाटक के विकास के साथ अगले वीक में फिर से मिलेंगे और इन्हीं टॉपिक्स को करने की हम कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।